हेलो स्टूडेंट, मैं अंकुर पांडे। आज हम सब क्लास 11 की फर्स्ट टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड पर करेंगे डिस्कस। जैसा कि यहाँ से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और 11th में यहाँ से ही फिजिक्स की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्या फिजिक्स के, फिजिक्स है क्या और वो आया कैसे। नॉर्मल बेस पे हमें ये जानना है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि फिजिक्स कहाँ से लिया गया है और ये किसके अंतर्गत में आता है। जैसा कि देखिए, अब तक आप पढ़ रहे थे साइंस, और साइंस के अंतर्गत में आप तीनों सब्जेक्ट अलग अलग पार्ट में पढ़ रहे थे, जो कि साइंस के अंतर्गत में ही आता था। यहाँ पर भी जो है सिर्फ पार्ट को अलग किया गया है ये भी साइंस ही। जैसा कि आप जानते हैं, साइंस जिसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, और ये साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा सेंटिया से लिया गया है, और सेंटिया की हिंदी होती है जानना। तो कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी इंसान होता है वो अपने चारों ओर की चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। कहने का मतलब उसको इतनी जिज्ञासा होती है कि हम लगभग हर चीज़ें जानें। तो वैसे ही आपने यहाँ पे जो भी चीज़ें साइंस के बारे में जाना हुआ था, कि जो भी आपने आज तक की सुसज्जित सुसंगठित क्रमबद्ध अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं, वो सब की सब चीज़ें वही होती हैं कि कोई भी आम इंसान या मनुष्य जो है वो अपने चारों ओर की चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, बोलते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फिजिक वर्ड से हुई थी। देखिए इंग्लिश में फिजिक वर्ड यहाँ पे हम नोट कर देते हैं फिजिक। और दूसरी अगर ग्रीक भाषा में देखी जाए, जर्मन भाषा में फ्यूसिस, जर्मन भाषा में फ्यूसिस, और दोनों की हिंदी क्या होती है? प्रकृति। दोनों की हिंदी होती है प्रकृति। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो फिजिक्स, जो भौतिकी होती है, वो ये तो आप जानते हैं साइंस की ब्रांच होती है, साइंस की शाखा होती है। कहने का मतलब भौतिक विज्ञान जो होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही भौतिक विज्ञान कहलाता है। यहाँ पे आप ये बात हमेशा ध्यान देंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत प्रकृति या प्रकृति में घट रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे इतना जानने के बाद, जैसे आपको मैंने बताया कि फिजिक और ये फ्यूसिस दोनों की हिंदी होती है प्रकृति। अब यहाँ पे प्रकृति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफाइन करेंगे प्रकृति किसे कहते हैं, और ये प्राकृतिक घटना क्या है। देखिए प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, जैसा कि सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, जो देखो डेली बेसिस पे होता है, तूफान का आना, बारिश का होना, ये सब जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे यहाँ पे कि, और एक बात और भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे देखिए आप जानते हैं जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन मतलब फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होते हैं? वो रिवर्सिबल होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो एक बार होती है फिर दोबारा वो हो सकती है। ठीक, कहने का मतलब जैसे देखिए आप बर्फ़ से हम पानी बना सकते हैं, फिर पानी को फिर हम बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाम तो यहाँ पे कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन फिर से हम उसके पूर्व अवस्था में वापस लौट आ पा रहे हैं। तो ये होती है फिजिकल चेंज। कहने मतलब प्राकृतिक घटना भी कुछ वैसे ही होती है कि प्राकृतिक घटनाएं जो भी होगी वो नित्य प्रतिदिन चलता रहता है। मतलब सूर्यास्त और सूर्योदय ये लगे रहते हैं, ये सब प्राकृतिक घटनाओं के अंतर्गत में आते हैं। फिर दूसरी बात क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। देखिए प्रकृति जो है
प्रकृति, नेचर। अब देखिए प्रकृति क्या होती है, सिंपल सी भाषा में जानेंगे जिससे बहुत ही इजी तरीके से आप समझ जाएं। प्रकृति द्रव्य तथा एनर्जी से मिलकर के बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि द्रव्य का, कहने का मतलब आप जानते ही हो, द्रव्य वह वस्तु होता है जो स्थान गिरता है। आप सबको पता है कि हम सिंपल सी भाषा में यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रकृति क्या होती है, प्रकृति द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बनी होती है। ऊर्जा से मिलकर के बनी होती है। और यहाँ पे द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है। आप दो बातें यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रकृति जो होती है द्रव्य तथा ऊर्जा से मिलकर के बनी होती है। और आप ये भी पढ़ चुके हैं द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है। देखिए द्रव्य होता है, द्रव्य वह वस्तु होता है जो स्थान घेरता है, और उसमें द्रव्यमान होता है। और दूसरी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा तो आपको पता ही है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। ये तो आप बहुत पहले से ही जान रहे हो, क्योंकि वर्क होगा तो वर्क होने के बाद जो उसकी कैपेसिटी होती है वही उसकी एनर्जी होती है। कहने का मतलब अगर वर्क करेंगे तो एनर्जी क्रिएट होगी, फिर एनर्जी को हम और भी रूपों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप बहुत पहले से ही पढ़े हुए हैं कि एनर्जी जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है। कंजर्वेटिव होने का मतलब क्या है, हम ना तो उत्पन्न कर पाते हैं ना ही नष्ट कर पाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये छोटी चीज़ें हमको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये भी आप यहाँ पे नोट कर लेंगे। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। अब देखिए यहाँ पे हम, ये तो बात आ गई, लेकिन अब बात आती है द्रव्यमान और ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा ये आपस में, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो द्रव्यमान और ऊर्जा हम ऐसा नहीं मानते हैं कि आपस में निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये ऐसा भी नहीं लगता कि क्या द्रव्यमान और ऊर्जा आपस में निर्भर करेंगे, ये द्रव्य ऊर्जा। और एक ही बात, ये द्रव्य वह वस्तु होता है जो स्थान घेरता है और उसमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, यही बात आपको जानना पड़ेगा। देखिए द्रव्यमान पे दो चीजें हो सकती हैं। एक तो हम नॉर्मली अपने फिजिकल बेस पे या प्राकृतिक बेस पे अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान जो होता है, अगर किसी वस्तु को हम उछाल दें हवा में, किसी वस्तु को हवा में उछाल दें, अगर वो स्थान घेर लेता है तो वही द्रव्यमान होता है। ठीक है, और या तो हम ये कहें कि द्रव्यमान जो है हमें हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराता है। जैसे देखिए कि न्यूटन की बातें याद आ गई कि न्यूटन ने बताया ना कि द्रव्यमान ग्रेविटी, तो द्रव्यमान जो होता है हमें गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कराता है, आप ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आप ये जानिए द्रव्यमान ऊर्जा जो भी है, यहाँ पे देखिए ये निर्भरता जो है क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन आइंस्टीन ने इसको डिफाइन किया हुआ था। और आइंस्टीन ने क्या बताया हुआ था कि द्रव्यमान और ऊर्जा, ध्यान दीजिए, उन्होंने बताया हुआ था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कहने का मतलब क्या था, एक ही सिक्के के, उन्होंने बताया हुआ था कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और उसी समय उन्होंने एक जो है संबंध ही बताया हुआ था, संबंध बताया हुआ था कि जो ऊर्जा होती है, मतलब ऊर्जा एनर्जी ई जो होती थी, वो द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के गुणनफल ने बताया था ना, mc स्क्वायर, ई बराबर mc²। उन्होंने एक संबंध दिया हुआ था जहां से की वैल्यू बताया हुआ था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उन्होंने बताया हुआ था कि अगर एनर्जी की बात आ रही है तो वहां पे मास की भी बात आएगी। और ये देखिए अगर एनर्जी, इनसे हिसाब से अगर हम एनर्जी को कंजर्वेटिव बोलें तो हम मास को भी हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं। ये आप हमेशा बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि
अगर ई जो है कंजर्वेटिव है तो मास भी कंजर्वेटिव होगा। और एक बात और, हम यहाँ पे सिर्फ यही क्या करते हैं, इनको हम सिर्फ रूपांतरित करते हैं बस, मतलब हम इनको सिर्फ कन्वर्ट कर पाते हैं, इनको हम रूप से रूप में बदल पाते हैं। यह हमेशा बात ध्यान दीजिएगा। और इसके बारे में बताया हुआ था आइंस्टीन ने। और अब इसके बाद की जो बात आती है वो हमें जानना है कि इनका स्कोप क्या है। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स स्कोप क्या है। और ये फिजिक्स की जो स्कोप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट